गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया था उसमें यह पाया था कि जो भी हमने मोशंस के इक्वेशंस निकाले थे, यह मान के निकाला था कि कोई भी वस्तु एक पॉइंट पे केंद्रित है। लेकिन रियल लाइफ में कोई भी वस्तु एक पॉइंट पे केंद्रित नहीं होती है। उसका आकार कुछ भी हो सकता है। एरोप्लेन है तो उसके पंख इस तरह से रहेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि दो तीन ऑब्जेक्ट अलग अलग हो। जिस तरह से हम लोग इस तरह से नचाते हैं किसी वस्तु को, दो वस्तु को, डंबल्स को, तो उसमें दो ऑब्जेक्ट्स एक रॉड के एंड पे होता है। तो रियल लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु एक बिंदु पे नहीं होती है। अब उसको यदि हम उसके मोशन को यदि निकालने का प्रयास करते हैं, जैसे एक गेंद है, उसको जब हम लोग फेंकते हैं तो, या इसको अगर देख लिया जाए, इसको अगर ऐसे घुमाते हुए मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि जो इसके सरफेस का जो बिंदु है वो इस तरह से घूम रहा है और इस तरह से घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो बिंदु है उसका एक इस तरह से कर्व्ड या एक लाइन नहीं मिलेगा, या इस तरह से घुमाते हुए सीधी लाइन में भी जाएंगे तो एक बिंदु है जो ऐसे से घूमते हुए जा रहा है। तो उस बिंदु का जो मोशन है वो एक लाइन में नहीं है, वो एक लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन वो रोटेट कर रहा है उसी लाइन पे। तो उसका हम मोशन ऑफ इक्वेशन निकालना बहुत ही कठिन है। लेकिन यदि इस पूरे ऑब्जेक्ट को यदि देखा जाए और ये घूमते हुए भी जा रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का कोई एक ऐसा बिंदु होगा जो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा। चाहे आप किसी गेंद को भी फेंकते हैं, वह गेंद स्पिन करता रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस गेंद का एक ऐसा बिंदु होगा जो सीधी लाइन पे मूव करता रहेगा। उसी बिंदु को, उस ऑब्जेक्ट का, उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं या सेंटर ऑफ मास कहते हैं। यह एक ऑब्जेक्ट है, इसको यदि हम फेंकते हैं तो इसके सारे बिंदु का अलग अलग मूवमेंट हो सकता है, लेकिन इसमें कोई एक ऐसा बिंदु होगा जो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में या सीधी मोशन में वो मूव करता हुआ नजर आएगा। तो उसी बिंदु को, उस ऑब्जेक्ट का, उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र का परिभाषा यदि हम गणित के माध्यम से देखें तो ज्यादा आसान होगा और वो हमें ज्यादा अच्छे से समझने में काम आएगा। यदि हम किसी वस्तु को, यह मान ले कि यह कई सारे छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है, जिस कण को हम M1, M2, M3, M1, Mn इस तरह से मान ले। कोई भी वस्तु है वो कई सारे कणों से मिलकर बना हुआ है। अब हम लोग एक अक्ष मानते हैं X, Y, Z, और इसमें हर बिंदु का अपना एक निर्देशांक आएगा। जैसे M1 है तो उसका X1, Y1, Z1 हो जाएगा, M2 है तो X2, Y2, Z। हर जो कण है उसका एक पोजीशन होगा उस अक्ष में, और उसका पोजीशन होगा तो उसका कुछ पोजीशन वेक्टर्स होंगे जो X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3, Xn, Y1, Z1 इस तरह से करके मिलेगा। तो अब इस तरह से हमारे पास जो एक वस्तु है उसको कई सारे कण में हमने दिखाया, M1, M2, M3, Mn इस तरह से करके n की संख्या इनफाइनाइट भी हो सकती है, वो ऑब्जेक्ट के स्थिति के आधार पर है। तो इन सब के आधार पे एक हमारा द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास मिलेगा C, जिसका जो पोजीशन होगा वो X, Y, Z होगा। तो जब हमारे पास सारे कणों के निर्देशांक यदि दिए हुए हैं, तो जो सेंटर मास ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र का अक्ष क्या हो, उसका निर्देशांक क्या होगा, यह हम निम्न परिभाषा के द्वारा निकालते हैं। तो यही परिभाषा जो है वह द्रव्यमान केंद्र का भी परिभाषा होगा। इसमें x का वैल्यू क्या होगा, तो यह कण है, इसका मास M1 है और इसका निर्देशांक x अक्ष का निर्देशांक x1 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे M1 into x1 प्लस M2 का
m2 x2, इस तरह से लेकर के सारे पॉइंट जाएंगे m1 x1, और इसको आप डिवाइड कर दो m1 प्लस m2 प्लस m3 mn, आई मीन दिस इज टोटल मास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल मास। इसको यदि आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो x बराबर हो जाएगा mi xi, i is from 1 to n upon mi, i is equal to 1 to n। तो ये x का मान होगा। उसी तरह से हम लोग y का मान निकालेंगे तो क्या होगा? y is equal to m1 y1 m2 y2 mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस इस तरह से करके mn, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा तो लिखेंगे mi yi अपॉन mi, i is equal to 1 to n, i is equal to 1 to n। उसी तरह से सिमिलरली हम z का भी मान निकाल सकते हैं। z का मान क्या होगा? m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस mn zn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn, बराबर क्या हो जाएगा? mi zi अपॉन mi, i is equal to 1 to n। ठीक है, तो इस तरह से हमको तीन राशियां मिली जो निर्देशांक है x y z, और यही x y z हमारा जो द्रव्यमान केंद्र है उसका निर्देशांक है। इससे जो x y z से जो पोजीशन हमको मिल रहा है वही पोजीशन द्रव्यमान केंद्र का पोजीशन होता है। तो इस तरह से हम लोग द्रव्यमान केंद्र, कोई वस्तु दिया हुआ है उसके सभी कण का यदि हमको पोजीशन पता है, उनकी निर्देशांक पता है, तो उसके आधार पे हम लोग x y z निकालते हैं, और यही x y z जहाँ पे हमको मिलता है, तो जो C पॉइंट यहाँ मिल रहा है x y z का, वही हमारा द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास होता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि द्रव्यमान केंद्र जो है वह द्रव्यमान केंद्र किस पर निर्भर कर रहा है? निर्देशांक पर निर्भर कर रहा है। और निर्देशांक किस पर निर्भर कर रहा है? निर्देशांक निर्भर करता है अक्ष पर। अक्ष का मतलब है यदि हम ये जो अक्ष है इसको कहीं और लेके चले गए, अब इस परिस्थिति में जितने भी हमारे पॉइंट है m1 m2 m3 सबके अक्ष क्या हो गए? बदल जाएंगे। सबके अक्ष क्या होंगे? बदल जाएंगे। जब सबके अक्ष बदल गए तो जो हमारा डिफिनीशन है वहां भी हमारा जो कैलकुलेशन होगा वह हमारा क्या होगा? बदल जाएगा। इस तरह से हमारे पास x प्राइम y प्राइम और z प्राइम रहेगा। तो अब ये जब अक्ष बदल गया तो इस डिफिनीशन के आधार पे हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वह सेंटर ऑफ मास x प्राइम y प्राइम z प्राइम हो जाएगा। तो x y z में हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसका निर्देशांक x y z है, और x प्राइम y प्राइम z प्राइम है उसमें हमारा जो निर्देशांक है वो x प्राइम y प्राइम z प्राइम है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अक्ष में
सेंटर ऑफ मास का जो निर्देशांक है वह अलग अलग मिलता है, लेकिन वस्तु में जो पोजीशन होगा, जो स्थिति होगी सेंटर ऑफ मास का, वह सेम होगा। हमको जो सी पॉइंट मिलेगा एक्स वाई जेड में, वो सी पॉइंट हमको फिर वहीं पे मिलेगा, और विद उसका जो निर्देशांक होगा केवल वो चेंज हो रहा है। तो यदि हम अक्ष बदलते हैं तो निर्देशांक केवल बदलेगा, लेकिन उसका जो स्थिति है, जो वस्तु में सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है, जो द्रव्यमान केंद्र की पोजीशन है, उसको हम लोग जड़त्व केंद्र भी बोलते हैं, उसका जो स्थिति है वो हमेशा समान रहेगी। यदि हम इस वस्तु को फेंकते हैं तो इसका जो बिंदु है, जो बिंदु सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, जिसको हम लोग द्रव्यमान केंद्र बोले हैं, जड़त्व केंद्र बोले हैं, वो किसी भी अक्ष में नहीं बदलेगा। नहीं तो पता चला कि एक्स वाई जेड में हमको पॉइंट ए को हमने मान लिया और एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड को पॉइंट बी को मान लिया, तो इस फ्रेम में यदि फेंक रहे हैं तो पॉइंट ए सीधी लाइन में जा रही है, इस फ्रेम में फेंक रहे हैं तो पॉइंट बी सीधी लाइन में जा रही है, लेकिन यह वस्तु के लिए संभव नहीं है। इस वस्तु का कोई एक ही द्रव्यमान केंद्र होगा, कोई एक ही जड़त्व केंद्र होगा, उसका जो पोजीशन होता है वह पोजीशन केवल बदलता रहेगा अलग अलग अक्षों में। जिस तरह से किसी भी बिंदु का हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, उसी तरह से यदि हमको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना होगा तो इसको हम लोग OC से डिनोट करेंगे, और इसका जो कंपोनेंट्स होगा वो xi प्लस yj प्लस zk। इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं RCM बराबर xi प्लस yj प्लस zk। अलग अलग फ्रेम में ये जो RCM वेक्टर है वह बदलता रहेगा। RCM वेक्टर अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बदलता रहेगा, लेकिन जो वस्तु में केंद्र की स्थिति है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति है, वह हमेशा वही बना रहेगा। हमारे पास 4 कण हैं जो एक वर्ग के चारों शीर्ष पे रखा हुआ है। मास m1, ये मास 2m वैल्यू का है, ये 3m वैल्यू का है, ये 4m वैल्यू का है, और इसकी जो लंबाई है a है। अब ये हमारी इच्छा पे निर्भर करती है कि हम अक्ष का चुनाव किस तरह से करते हैं। तो मैं एक अक्ष का चुनाव इस तरह से कर रहा हूं, इसका नाम जो देते हैं A, B, C, D। अब AB के अकॉर्डिंग हम इसको x अक्ष मानते हैं, और AD के अकॉर्डिंग हम इसको y अक्ष मानते हैं। तो अब जो हमारे पास, और ये क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो ये जो xy अक्ष मिला, उसमें सबका यदि हम पोजीशन निकालेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 A हो जाएगा, ये A हो जाएगा, और ये हमारा A 0 होगा। तो इस तरह से हमको सबकी पोजीशन निकल गई। मास m1 हमारा क्या है, दिस इज m1 इक्वल टू m है, m2 इक्वल टू 2m है, m3 इक्वल टू 3m है, और m4 इक्वल टू 4m है। तो अब इसका यदि हमको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है, उसकी स्थिति निकालनी है, तो उसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डिफिनीशन है mi xi i इक्वल टू 1 2, यहाँ पे 4 कण है तो 4 हो जाएगा, अपॉन mi इक्वल टू 1 2 4। अब mi xi हम लोग निकालते हैं। m1 क्या है, m1 इज m, उसका पोजीशन क्या है 0। m2 क्या है 2m, उसका पोजीशन क्या है a, सॉरी
दिस विल बी 0 एंड ए, इसका 0 हो गया। M3 क्या है, 3M है, उसका पोजीशन क्या है, A है। M4 क्या है, 4M है, उसका पोजीशन क्या है, A है। और अपने पास टोटल मास M प्लस 2M प्लस 3M प्लस 4M, इस तरह से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3A प्लस 4A दैट इज 7A अपॉन 7 to 9 10 mm will go, that will be 7 by A by 10. Similarly we have to calculate y is equal to mi yi, I is equal to 1 to 4 upon mi, I is equal to 1 to 4, m1 m is position 0, m2 is 2m, this position vector is A, m3 is 3m, इस position निर्देशांक is A, m4 is equal to 4m into 0 upon 10m, then 2 plus 3 5 by 10A, that means 1 by 2A. So position vector will be somewhere and 7A by 10, that means somewhere 7A by 10, A by 2. So we are saying that as 3 to 5M and 4 5M, at the upper side there is 5M, lower side 5M, that's why this is coming in the center of the y-axis, and we are seeing that more masses is lying in that side, so the center mass have shifted towards us. So where the more lump of masses existed, the center of masses also exists in that direction. यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिस तरफ से वो भारी दिखता है उधर ही उसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाता है। इस एग्जांपल में भी हम लोग देख रहे हैं कि इधर ज्यादा मास है तो जो सेंटर ऑफ मास है वो बीच में न होकर के थोड़ा सा उस दिशा में शिफ्ट कर गया है। इस तरह से हम लोग आज द्रव्यमान केंद्र के बारे में जानकारी मिली।